इस वीडियो में देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी का स्पेस में क्या इफेक्ट होता है। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं तो उनके बॉडी को क्या क्या चीज के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है स्पेस में जाने से पहले। और इस सबसे पहले मानव जाति का स्पेस में 3 सबसे बड़ा माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। मानव जाति के लिए बहुत बड़ी माइलस्टोन था स्पेस में जाना, क्योंकि स्पेस से अर्थ कैसा दिखता है ये सब तो फोटो से पता चल चुका था, लेकिन किसी मानव को वहां पे जाके पूरा एक्सपीरियंस करना ये बहुत बड़ी बात थी। आप खुद ही सोचो, अगर आप स्पेस में जाते हो और वहां से पूरी धरती को एक साथ देखते हो तो आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। आप वहां धरती के सारे प्रॉब्लम से ऊपर आ चुके हैं, आपका सोचने का सारा नजरिया ही बदल जाएगा। ये सब सबसे पहले अभी से 60 साल पहले 12 अप्रैल 1961 में सफल हो पाया, जब सोवियत का एक कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहली बार धरती को छोड़कर अंतरिक्ष में गया था। वो धरती से 327 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे गया था। इसीलिए हर साल 12 अप्रैल को इसी के याद में इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है। और जब यूरी का कैप्सूल धरती की तरफ आने लगा तो धरती से 7 किलोमीटर ऊपर उसने अपने आप को इजेक्ट कर लिया और फिर वहां से पैराशूट की मदद से धरती पर लैंड किया। बट इंटरेस्ट की बात यह है कि सोवियत यूनियन ने उस समय ये सारा बात सबसे छुपा के रखा, क्योंकि इस सब को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड में एक एजेंसी है FAI, फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल है। इन लोगों को स्पेस फ्लाइट को लेकर कुछ नियम था कि पायलट को अपने विमान के साथ धरती पर लैंड करना होगा, तभी उसको एक ऑफिशियल स्पेस फ्लाइट माना जाएगा। लेकिन यूरी तो धरती से 7 किलोमीटर ऊपर ही अपने आप को कैप्सूल से इजेक्ट कर लिया था, फिर वहां से पैराशूट की मदद से धरती पर लैंड किया, तो इसको एक स्पेस फ्लाइट नहीं माना जाता। इसीलिए सोवियत ने सबसे छुपा के रखा उस समय। लेकिन सच्चाई कितने दिन तक छुपती? कुछ दिनों बाद ही सबको पता चल गया इसके बारे में और इसको एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड माना गया। और उसके बाद FAI अपना नियम भी चेंज किया। 1961 में तो ह्यूमन स्पेस में चला गया था, लेकिन अपने कैप्सूल के अंदर। उसके बाद बात आया स्पेस वॉक करने का। इसका मतलब होता है स्पेस में व्हीकल से बाहर निकलकर स्पेस में पूरा फ्लोट करना। यही दूसरा माइलस्टोन था जो 18 मार्च 1965 में जाके कंप्लीट हुआ, जब सोवियत का ही एक और कॉस्मोनॉट एलेक्सी लियोनोव अपने स्पेस फ्लाइट से बाहर निकलकर पूरा स्पेस में 12 मिनट 9 सेकंड तक फ्लोट किया था। और ये दोनों माइलस्टोन रसिया का कॉस्मोनॉट कंप्लीट किया था। और ये सब चीज में रसिया और अमेरिका में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो अमेरिका किससे पीछे हटता। इस दोनों माइलस्टोन में कॉस्मोनॉट धरती से 327 किलोमीटर और 475 किलोमीटर दूर गया था, और वही अमेरिका इस सबसे लाखों गुना ज्यादा दूर जाने का प्लानिंग कर रहा था, धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा पे जाने का। अमेरिका उस टाइम अपने अपोलो मिशन पे बहुत ही तेजी से काम कर रहा था, क्योंकि उसे ये भी डर था कि क्या पता रसिया ये मिशन भी उससे पहले न कंप्लीट कर दे। लेकिन 20 जुलाई 1969 को मानव जाति ने धरती से चंद्रमा पर जाने का एक बहुत बड़ा छलांग मारा था। धरती से 16 जुलाई को 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने अपोलो 11 से चंद्रमा की ओर रवाना हुआ, और 4 दिन बाद तीनों चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया। वहां से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन लूनर कैप्सूल ईगल से चंद्रमा की सतह की ओर रवाना हुआ, और माइकल कॉलिंस वही ऑर्बिट में रह के ही बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। लूनर कैप्सूल की लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग मानव जाति का पहला कदम चंद्रमा पर रखा। वहां सरफेस पे दोनों एस्ट्रोनॉट्स 3 घंटों तक बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, और वहां से चंद्रमा का मिट्टी और पत्थर भी लाया, और अंतिम अमेरिका का फ्लैग के साथ वहां पे एक शांति भरा मैसेज छोड़ा, और उसमें लिखा हुआ था, हियर मैन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून जुलाई 1969 AD वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। अपोलो 11 के बाद चंद्रमा पर जाने का नासा का 5 और मिशन कंप्लीट हुआ था। अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17। अभी तक टोटल 12 इंसान चंद्रमा पर जा चुका है। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के इफेक्ट के बारे में, कि ह्यूमन बॉडी में क्या सब प्रॉब्लम होता है या हो सकता है स्पेस में जाने के बाद। स्पेस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेडिएशन। यहाँ धरती पे हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और एनवायरनमेंट की वजह से सोलर रेडिएशन या यूनिवर्स से आने वाला कोई भी रेडिएशन से बच जाते हैं, लेकिन ऐसा स्पेस में नहीं होता है। ये रेडिएशन एस्ट्रोनॉट के बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। रेडिएशन से बॉडी का सेल डिजेनरेट होने लगता है, और CNS का सेल भी मरने लगता है, जिससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और रेडिएशन से कैंसर, हार्ट डिजीज और कैटरैक्ट होने का ही बहुत ज्यादा चांस रहता है। और इससे बचने के लिए पूरा स्पेसशिप और स्पेस सूट को रेडिएशन शील्डिंग किया जाता है, और पूरा बॉडी का हेल्थ मॉनिटरिंग हमेशा होते रहता है। रेडिएशन के बाद दूसरा प्रॉब्लम है आइसोलेशन। इस लॉकडाउन में लोग सिर्फ 3 से 4 महीना अपने घर में अपने परिवार के साथ भी नहीं बिता पा रहे थे। उन्हें बार बार बाहर जाने का मन कर रहा था, कभी मॉल तो कभी कहीं और। लेकिन एस्ट्रोनॉट को 6 से 12 महीनों के लिए स्पेस में जाना रहता है, तो वहां पे आइसोलेशन और भी ज्यादा इफेक्ट करता है। एक छोटे से कैप्सूल के अंदर सिर्फ 3 से 4 मेंबर के साथ उन्हें 1 साल बिताना रहता है, वो भी पूरा अजीब सा एनवायरनमेंट में, तो उन्हें तो फर्क पड़ेगा ही सबसे। और इस सब की वजह से उनके बिहेवियर और स्लीप पैटर्न चेंज होने लगता है,
और बार बार उनका मूड स्विंग होता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है हमेशा। तो आइसोलेशन सही में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। अगला प्रॉब्लम है डिस्टेंस। वे लोग धरती से इतना दूर रहते हैं कि अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होता भी है तो उन्हें उससे खुद ही निपटना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा वहां पे हेल्प करने के लिए। वैसे तो अपना सारा एसेंशियल सामान लेकर जाते हैं वे लोग, लेकिन अगर वहां पे कोई खास मेडिसिन या मेडिकल केयर का जरूरत पड़े तो उन्हें वहां नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर वहां पे कोई उनका इक्विपमेंट फेल कर जाए तो उनके पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं। फ्यूचर में कभी इंसान अगर मार्स पे जाता है तो एक और प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, वो है कम्युनिकेशन डिले का। अगर मार्स पे से कुछ भी बोलता है तो 20 मिनट बाद धरती पे सुनाई देगा और धरती से रिप्लाई उसका 20 मिनट बाद मार्स पे पहुंचेगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम है ग्रेविटी। हमारा बॉडी अर्थ के ग्रेविटी के अनुसार फुल्ली एडजस्टेड है। जब बॉडी को कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए लिफ्ट में वेटलेसनेस फील होता है तो अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में एस्ट्रोनॉट्स को कई महीनों तक रहना पड़ता है। स्पेसशिप में माइक्रो ग्रेविटी रहता है, जिसका मतलब होता है कि जीरो ग्रेविटी से हल्का से ज्यादा ग्रेविटी, उसमें भी बॉडी हवा में तैरते ही रहता है। ऐसे इन्वायरमेंट में रहने से बॉडी का मसल मास बहुत ही तेजी से कम होने लगता है और बोन में से हर महीना 1 से 1.3% मिनरल लॉस होते रहता है, जिससे एस्ट्रोनॉट को धरती पे आते आते बहुत ज्यादा कमजोरी फील होता है बोन में। और धरती पे आने के बाद स्टार्टिंग में तो उन्हें ढंग से चला भी नहीं जाता है, धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन से ये ठीक होता है। नॉर्मल ग्रेविटी में हमारे बॉडी का फ्लूइड पूरे बॉडी में बैलेंस रहता है, लेकिन जीरो ग्रेविटी में फ्लूइड्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, जिससे आंख पे प्रेशर आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। अब लास्ट प्रॉब्लम है क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स। एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों के लिए स्पेस में जाते हैं और वहां पे उन्हें एक बहुत ज्यादा क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर रहना पड़ता है। इसीलिए उस स्पेस क्राफ्ट का अंदर का इकोसिस्टम एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली बहुत तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो उस क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बहुत ही आसानी से एक दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है और एक दूसरे क्रू मेंबर को बीमार भी कर सकता है। या कोई स्पेस का डस्ट अगर स्पेसशिप के अंदर चला आया तो पूरा एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर देगा, क्योंकि अगर वो डस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चला गया तो वहां पे रिस्पिरेटरी इंजरी कर सकता है या एलर्जी कर देगा, जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए वहां पे। क्योंकि जब तक सारा क्रू मेंबर धरती पे लैंड नहीं हो जाता तब तक उसमें से किसी को बीमार नहीं होना रहता है। स्पेस क्राफ्ट के अंदर का सारा एनवायरनमेंट या धरती से मॉनिटर किया जाता है, जैसे एयर क्वालिटी, टेम्परेचर, जिससे इकोसिस्टम के अंदर कोई भी गड़बड़ी ना हो। इंडिया भी अपना पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान बहुत ही जल्दी स्पेस में भेजने वाला है, जिसमें 3 लोग 7 दिनों तक स्पेस में रहेंगे। इस पे बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाला है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।